दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। लोग ये कहते हैं कि आजकल के ज़माने में चमत्कार नहीं होते, लेकिन ये कि ज़ोहरान ममदानी का डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो विरोध के बावजूद जीतना जो है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आज हम ज़ोहरान ममदानी की जो कामयाबी है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर जो है वो बातचीत करेंगे और उसके अलावा 2 जगह भी और चमत्कार हुआ है, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अहमदुल्ला सिद्दीकी साहब जो शिकागो से हमारे साथ जुड़े हैं। इसी तरह से फिरोज़ मिठीबोरवाला साहब जो है वो मुंबई से इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं इन दोनों का इसमें स्वागत करता हूँ और पहला सवाल मैं प्रोफ़ेसर अहमदुल्ला सिद्दीकी साहब से ये करूँगा कि संक्षिप्त में ज़ोहरान ममदानी की जीत का संदेश क्या है? संक्षिप्त में तो संदेश बिल्कुल क्लियर है कि अगर आदमी एक चीज को ठान ले और वो ईमानदार हो और जो उसके मन में हो वो जनता के सामने वो रख दे, तो वो जो एस्टैब्लिश ट्रेडिशन है कि पैसा और पॉलिटिक्स का असर और इस्लामोफोबिया और तरह तरह के इल्ज़ामात के बावजूद वो आवाम के दिलों में जगह बना सकता है और वो न्यूयॉर्क जैसे अहम शहर का मेयर बन सकता है। फिरोज़ भाई मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अमेरिका में जो है वो फ़िलहाल व्हाइट सुपरमिस्ट का लोग ये कहते हैं कि प्रभाव है, गलबा है और डोनाल्ड ट्रंप उसकी सबसे बड़ी पहचान है। उसमें एक एस्पेक्ट तो उसका व्हाइट सुपरमिस्ट होना है और दूसरा एस्पेक्ट उसका जो है वो बहुत बड़ा सरमायादार होना है, उसका बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट होना है। तो ये 2 प्रवाह जो है वो अभी हमने पिछले चुनाव में देखे और उसको अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है। उस 1 साल के अंदर जो है वो अ, जो कैपिटलिज़्म के खिलाफ जो दूसरा सिस्टम है सोशलिस्ट सिस्टम, उसके जो है वो एक लीडर का और वो भी अश्वेत यानी ये कि इंडियन ओरिजिन के जो है वो एक आदमी का और वो भी मुस्लिम जिसका कि अभी ज़िक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब कि इस्लामोफोबिया के बावजूद ये सारी चीज़ों में और फिर ये कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का अगर होता तो आप बोलते कि चलिए डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो विरोध के बावजूद वो आदमी न्यूयॉर्क जैसे शहर का जो है वो मेयर इलेक्शन जीत गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये सारे हर्डल्स को ओवरकम करने को आप कैसा देखते हैं? आई थिंक 3 एलिमेंट है ट्रम्प की पॉलिटिक्स में। एक तो जैसे आपने कहा कि जो बिलियनर्स और ओलिगार्क्स वगैरह है, दूसरा जो ट्रम्प की ऑटोक्रेटिक तरीका है, और तीसरा जो है ट्रम्प का सपोर्ट टू इजराइल। ये तीनों को जोरान ने काउंटर किया है। मैं शुरू करूंगा। एक्चुअली जोरान ने 2 लोगों का जिक्र किया था आज। यूजीन डेब्स जो अमेरिकन सोशलिस्ट पार्टी के वन ऑफ द फाउंडर्स है, तो ये बोलना कि ऑल ऑफ सडन सोशलिज्म की बात अमेरिका में आई है, वैसी कोई बात नहीं। इसका एक पुराना इतिहास है, बहुत ही इंस्पिरेशनल इतिहास है, सप्रेस किया गया था। मगर यूजीन डेब्स 5 बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लड़ चुके हैं। रेल रोड वर्कर्स के लिए, वहां के आम मजदूरों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो उन्होंने जो किया, जो जोरान ने उनका जिक्र किया, आई कैन सी द डॉन ऑफ अ बेटर डे फॉर ह्यूमैनिटी। जोरान अपने आप को न्यूयॉर्क तक नहीं लिमिट कर रहा है, वो पूरी मानवता के लिए बात कर रहा है। पहले आप समझ लीजिए, जोरान बहुत आगे का व्यक्ति है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, आज जोरान ने जो दूसरा जो बड़ा काम किया, जो जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, ये दोनों बहुत बड़े हिस्टोरिक महापुरुष है। A moment comes, but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. ये दोनों इतने भारी quotations है। Once a new dawn for humanity और a nation, a soul of a nation suppressed. तो जोरान पूरे अमेरिका के साथ बात कर रहा है, पूरी दुनिया के साथ बात कर रहा है। तुम लोगों को दूसरी जो बात है कि जोरान ने जो एजेंडा रखा, मैं आज उसका एक वीडियो देख रहा था, 1 साल पुराना वीडियो। जोरान सड़कों पे खड़ा है, एक माइक लेकर, एक प्लेकार्ड लेकर, और वो बोल रहा है मेरे से 2 मिनट बात कीजिए, मेरे से 2 मिनट बात कीजिए। कोई बात नहीं कर रहा था। तो ये लड़के ने कहां से शुरुआत की है? 1% सपोर्ट था, उसके ऑफिस में 2 लोग उसके लिए काम करते थे, और होते होते उसके पास 1 लाख
वॉलंटियर लग गए जो फोन कर रहे थे, जो प्लेकार्ड बांट रहे थे, जो लोगों के घरों पे जा रहे थे। ओके, तो ये पीपल्स पावर डिफीटिंग ओलिगार्कीज एंड कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, ये जोरान ने बता दिया, ये पूरी दुनिया के जन आंदोलन और प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टीज का ये मैसेज है। दूसरी जो बात है जोरान ने जो किया है कि उसने इजरायली लॉबी को न्यूयॉर्क में बैठकर चुनौती दी है। इजरायली फर्स्ट जो जूइश लॉबी है, बिल एक्मेंस एंड द ब्लूमबर्ग्स एंड द ट्रम्प्स एंड ऑल दीज कैरेक्टर्स, जो इजराइल फर्स्ट लॉबी है, उन्होंने जेनोसाइड के विरोध किया जो सब लोग कर रहे हैं। और उसने कहा कि मैं इजराइल जाऊंगा नहीं भाई, मैं तो न्यूयॉर्क का मेयर हूं। जब उसको पूछा गया तो वो चाहते थे कि ये एक बड़ा मुद्दा बने जिसपे वो उसको पकड़े, मगर रियलिटी है कि 75% ऑफ यंग जूज हैव वोटेड फॉर जोरान एंड मोर देन 45% ऑफ जूज इन पर्टिकुलर इन जनरल हैव वोटेड फॉर जोरान। और उसके साथ जोरान इज नॉट टिपिकली अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, ही सपोर्टिंग ट्रांसजेंडर राइट्स, क्यूअर राइट्स, गे राइट्स, सबको सपोर्ट करता है, हाईली प्रोग्रेसिव है। मगर जोरान वो देख रहा था कि 9/11 के बाद जो मुसलमानों को दबाया गया, और मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ कि 9/11 और डन बाय मोसाद सीआईए पूरी दुनिया जानती है, और मुस्लिम आइडेंटिटी को जो दबाया गया था, तो बार बार जोरान अपने मुसलमान होने की बात करता है कि नाउ वी कैन कम आउट ऑफ आवर शैडोज। ओके, तो आज के भाषण वाज सो इंस्पिरेशनल, और लोगों को अगर लगता है कि ये 4 मुद्दे बात कर लो तो लोग इंस्पायर होते हैं। मैं और एक डेमोक्रेटिक यंग लीडर का भाषण देख रहा था, उसी पे वो अपना एक इलेक्शन लड़ रहा है, वो 5-7 मुद्दों को लेकर, मगर वो इंस्पिरेशन नहीं था। तो जोरान में कैरिज्मेटिक है, यंग है, इंस्पायरिंग है, और आप ये देखिए कि डेमोग्राफिक मेकअप क्या है, उसको पास 50% वोट है। 59% इज क्रिश्चियन वोट, 8% इज जूइश वोट, 4% इज मुस्लिम वोट, 2% इज हिंदू वोट। ये सबको जोड़कर जोरान ने एक लार्ज कोलिशन बना लिया। अफ्रीकन अमेरिकन को जोड़ा, हिस्पैनिक्स को जोड़ा, लैटिनोस को जोड़ा, करीबियन को, किस किस को नहीं जोड़ा उससे, और जोड़ा अफोर्डेबिलिटी के पूरे सवाल को लेकर। मगर उसके साथ उसने पूंजीवादी ताकतों को चुनौती दी, और उसके साथ उसने इजराइल को चुनौती दी, उसने ट्रंप को चुनौती दी आज कि अगर आप नेशनल गार्ड लेकर आते हो तो हम सब एक साथ खड़े, यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ अस। और ट्रंप अभी क्या करेगा, क्योंकि दे विल हैव टू सैबोटाज। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी में भी वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि जोरान जीते, वो जीत गया। ना हिलरी क्लिंटन ने सपोर्ट किया है, ना चक शुमर ने सपोर्ट किया है, ओबामा ने आखिरी में फोन कॉल किया था, कोई सपोर्ट में आया नहीं, खाली बर्नी सैंडर्स और एओसी आए थे, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका के सब हिस्से है। तो ये चुनौती जो जोरान ने किया है बहुत बड़ी है, मगर उसके साथ जनता है, और जनता की ताकत पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आज अमेरिका में आ रहा है। अहमद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है और उसमें बहुत सारे बड़े-बड़े शहर हैं और उनमें मेयर का चुनाव होता रहता है और कौन मेयर लड़ता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। आप लोगों को यूएसए में तो इसके बारे में पता चलता होगा, लेकिन ये कि भारत में तो पता ही नहीं चलता। इसलिए कि मेयर बहरहाल उसकी एक लिमिटेड उसका इन्फ्लुएंस होता है अपने शहर की हद तक। लेकिन ये जो न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन था, ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि खुद राष्ट्रपति को उसमें कूदना पड़ा और उसको तरह-तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करनी पड़ी और अब जो है वो उसमें कामयाब इसके बावजूद नहीं हो सके। तो ये जो फिनोमिना हुआ इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे कि आपने खुद कहा कि हमारे देश में मेयर की उतनी अहमियत नहीं होती। बहुत सारे शहरों में तो लोग जानते भी नहीं कि मेयर कौन है, हो जाता है। लेकिन अमेरिका में जो सिस्टम है उसमें मेयर की भी अहमियत होती है, बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अपने शहर का वो सब कुछ जो कुछ काम करता है, हेड ऑफ द सिटी गवर्नमेंट होता है। मेयर जो है वो पुलिस कमिश्नर को फायर कर सकता है, मेयर अपनी पूरी एक कैबिनेट बनाता है। तो और ख़ास तौर से न्यूयॉर्क शहर तो अमेरिका का सबसे बड़ा शहर आबादी के लिहाज से भी है और पॉलिटिकल पावर के लिहाज से भी है। यूनाइटेड नेशंस के अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में होने की वजह से उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक तरह से अमेरिका की का एक नर्व सिस्टम जो है वो न्यूयॉर्क से होके जाता है और वहाँ का मेयर बनना एक बहुत ही पावरफुल उसकी एक पोजीशन होती है और वो पूरे अमेरिका में उसका एक उसकी एक इज्जत होती है। जैसे कि लंदन का मेयर होता है तो लंदन भी इंग्लैंड में
और पूरे यूरोप में लंदन को जो अहमियत हासिल है, इसीलिए लंदन के मेयर को भी इतनी अहमियत हासिल है। तो एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज़हरान ममदानी के इलेक्शन के साथ-साथ जो कल और इलेक्शन हुए हैं, उसमें भी डेमोक्रेट्स को भारी कामयाबी मिली है। और 1 साल पहले ट्रंप ने मसलन वर्जीनिया को फ्लिप किया था अपने हक में। तो वर्जीनिया में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों डेमोक्रेट्स हुए हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर एक गजाला हाशमी पाकिस्तानी ओरिजिन की एक खातून है, वो हुई हैं और ये पहली मर्तबा स्टेट वाइड इलेक्शन में लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे पे कोई मुसलमान और वो भी मुसलमान औरत कामयाब हुई है। इसी तरह से न्यू जर्सी जो न्यूयॉर्क स्टेट की नेबरिंग स्टेट है, वहाँ पे गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों जो है वो डेमोक्रेट्स हुए हैं। फिर कैलिफोर्निया जो अमेरिका की सबसे इन्फ्लुएंशियल स्टेट है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कांग्रेस और उसका जो इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे एक प्रोपोजिशन 50 जो बैलेट पे था कि डेमोक्रेट्स रीडिस्ट्रिक्टिंग करना चाहते थे, तो वो भारी वोटों से वो पास हो गया है। उसका मतलब ये है कि कैलिफोर्निया स्टेट से 5 और डेमोक्रेटिक मेंबर्स ऑफ कांग्रेस होने की संभावना जो है बढ़ गई है। तो कल की रात जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हक में हवा चल रही थी और मोस्ट ऑफ द इलेक्शन इवन जो मिसिसिपी जो कि बिल्कुल हाईली रिपब्लिकन स्टेट है, रेड स्टेट है, वहां पर भी दो स्टेट जो लेजिस्लेटर कामयाब हुए हैं वो रिपब्लिकन को हरा के डेमोक्रेट्स कामयाब हुए हैं। तो कई जगहों पे इस तरह से पूरे अमेरिका में डेमोक्रेट्स ने इस्टेब्लिश रिपब्लिकन मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज को शिकस्त दी है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी इस ज़हरान ममदानी के इलेक्शन को देखना चाहिए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रंप की तानाशाही से लोग आजिज आ गए हैं। और अभी 2 हफ्ते पहले जो सैटरडे को पूरे अमेरिका में डिमॉन्स्ट्रेशन हुए थे, तो 7 मिलियन से ज्यादा लोग सड़कों पे आए थे अमेरिका के मेजर सिटीज में। खुद शिकागो शहर में तकरीबन 100,000 लोग ग्रैंड पार्क में थे और शिकागो का मेयर जो कि खुद अफ्रीकन अमेरिकन है, ब्रैंडन जॉनसन, वो वहां पे आया और उसने साफ साफ ट्रंप को चुनौती दी। तो ये ज़हरान ममदानी का आना एक तो इस लिहाज से बहुत अहम है कि जैसे कि अभी मोतियावाला साहब कह रहे थे कि इसने सोसाइटी के तमाम सेगमेंट को अपने बैनर के नीचे लाके जमा कर दिया है। तेल अवीव के बाद सबसे ज्यादा यहूदी न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं और कंजर्वेटिव रैबाइज की काउंसिल और अमेरिकन डिफेंस लीज और एपैक के 35 मिलियन एक मेयर के इलेक्शन पर उसकी मुखालफत में तकरीबन $35 मिलियन खर्च किया गया और हर बड़े से बड़े कारपोरेट अमेरिका के लोगों ने उसकी हिमायत की। यहां तक कि शुरू में न्यूयॉर्क टाइम्स ने, न्यूयॉर्क डेली न्यूज ने भी इसके खिलाफ आर्टिकल लिखा, बाद में थोड़ा थोड़ा उनका लहजा बदला। तो ये चीज इस बात को साबित करती है कि अगर आप एक ऐसा एजेंडा जो लोगों के आसानी से समझ में आने वाला है, उसने जो एक एजेंडा रखा वो इकोनॉमिक एजेंडा है। इकोनॉमिक एजेंडे के साथ साथ वो कल्चरल और सोशल एजेंडा भी है कि हम न्यूयॉर्क शहर में जो सबसे डाइवर्स सिटी है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर में सैकड़ों नेशनलिटीज के लोग रहते हैं और अगर आप रिलीजियस डाइवर्सिटी को देखें तो रिलीजियस डाइवर्सिटी भी वहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इसने सबको अप्रोच किया, सबके दरमियान गया और उसने कहा, जब डिबेट के दौरान तीनों कैंडिडेट से एक सवाल पूछा गया कि आप अगर जीत जाते हैं तो जीतने के बाद क्या आप इस्राइल का दौरा करेंगे? तो क्यूमो और दूसरे कैंडिडेट ने कहा बिल्कुल करेंगे, ये हमारी लिस्ट पे सबसे ऊपर है। लेकिन ज़हरान ममदानी का जवाब बिल्कुल साफ था, व्हाई आई विल गो टू इजराइल, माय कॉन्स्टिट्यूएंसी देयर आर लॉट ऑफ ज्यूइश पीपल हियर, आई विल सर्व देम। तो ये जो उसका डायरेक्ट आवाम से अपने आप को कनेक्ट करने की मुहिम थी, और जैसा कि अभी कहा कि जब वो शुरू हुआ था तो पोल में 1% उसका आया था और लोग हंसते थे कि भाई ये आदमी कहाँ से आगे खड़ा हो गया, न्यूयॉर्क जैसे शहर में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसने इस बात को इस्टेब्लिश किया कि अब हवा दूसरी चल रही है। पैसे का जोर इलेक्शन में, पैसे के जोर से अमेरिका में कारपोरेट अमेरिका जिसके पीछे पैसा लगा देता था वो बाय हुक और क्रुक जीत जाता था। तो ममदानी ने साबित किया कि अब वो दौर चला गया। तो बहुत बड़ी ये चुनौती है
डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी, रिपब्लिकन इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, और इवन डेमोक्रेटिक पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए उनको भी सोचना पड़ेगा कि अब जो मिड टर्म इलेक्शन जो अगले साल आएगा उसमें जिन लोगों को उन्हें टिकट देना है वो ऐसे लोगों को अगर चुनेंगे जो अवाम के अंदर एक जागृति पैदा कर सके तो कामयाब होंगे। तो अभी जो यहाँ पे अखबारात में हेडलाइंस आई है कि जहरान ममदानी ने एक सिसकती हुई और मरती हुई डेमोक्रेटिक पार्टी को जिंदा कर दिया है, उसको क्रेडिट दिया जा रहा है, इसलिए कि ये आज के वक्त में, कल रात में 10:30 बजे यहाँ के शिकागो के टाइम में जब वो स्पीच दे रहा था तो सब लोगों को ये महसूस हो रहा था कि जहरान ममदानी has won this election not only for himself and the people of New York, but for the entire Democratic Party and also for the entire struggling people in America, चाहे वो लटीनो हो, चाहे वो अफ्रीकन अमेरिकन हो, और भी समाज के जो दूसरे तबकात के लोग हैं। क्योंकि जहरान ममदानी किसी एक आइडियोलॉजी का नाम नहीं है। जहरान ममदानी मस्जिद में भी गया, मंदिर में भी गया, जहरान ममदानी जीविश लोगों के पास भी गया, लटीनोस के पास भी गया, जहरान ममदानी गे एंड लेस्बियन पीपुल्स के पास भी गया। उसने कहा कि अगर हम मेयर बनेंगे तो सबके मेयर बनेंगे, जब हम मस्जिद में होंगे तो वहां नमाज पढ़ेंगे, मगर अगर इस कम्युनिटी के लोगों को कोई तकलीफ होती है हम उनकी भी तकलीफ को, और इसने साफ साफ मस्जिद में ये बात कही। आप ये मत समझो कि अगर मैं मस्जिद में आ गया हूं तो आप मुझसे ये डिमांड करो कि आप इसके खिलाफ एक इश्यू करो। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, आई एम ए पर्सन to help people of all walks of life, and that's what I will do, and that resonated with the people of New York। इसी वजह से $35 मिलियन एक सिटी के मेयर पर अपोजिशन ने जो खर्च किया वो अटलांटिक ओशन के समुद्र में बह गया और उसका अब कोई नामो निशान नहीं है। तो इसने एक ट्रेंड सेट किया है और इस ट्रेंड से उम्मीद है कि अमेरिका के अवाम को राहत मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप तो कोई सबक लेने वाला आदमी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का ईगो इतने बड़े है कि जो ट्रंप टावर यहाँ शिकागो में बनाया है वो उसके 97 मंजिल से ऊपर उसकी ईगो बसती है। तो आई डोंट थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप इससे सबक सीखेगा, वो और धमकी देगा ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उसके एडवाइजर उसको जरूर बताएंगे कि अभी एक साल के अंदर बहुत बड़ा एक मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है जिसमें इस बात का बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि सेनेट और कांग्रेस दोनों जो है डेमोक्रेट्स के पास आए हैं, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा मेजॉरिटी नहीं है। 10-15 लोगों की मेजॉरिटी कांग्रेस में है, उसके साथ वो रूल कर रहे हैं। 3-4 लोगों की मेजॉरिटी सेनेट में, उसके साथ वो रूल कर रहे हैं। थोड़ा सा ये जो हवा चली है, ये हवा जो है जहरान ममदानी और जो डेमोक्रेट्स कल रात कामयाब हुए हैं, वो ये हवा अमेरिका में बहुत बड़े बदलाव का इशारा करती है और लोगों के अंदर एक उत्साह आया है। जो मुरझा गए थे लोग कि अब डोनाल्ड ट्रंप के उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने देखा कि एक आदमी, एक 35 साल का एक इमिग्रेंट जो आया था यहाँ, और मैंने उसकी तकरीर सुनी, मुझे हैरत होती है उसके जीनियस पर कि वो जब अरबों में जाता है तो 5 मिनट की ऐसी अरबी में तकरीर करता है जैसे कि वो अरबी का नेटिव अरबिक स्पीकर है। जब वो बांग्लादेशियों में जाता है वो बंगाली में तकरीर करता है। भाई, एक इलेक्शन के दौरान 10 लैंग्वेजेस को सिर्फ अगर रट लेना, ये भी कोई मौजूद से कम नहीं है। ये उसकी ज़हानत, उसके डेडिकेशन, उसके अंदर जो एनर्जी है, उसके अंदर जो करिश्मा है, उस सब की निशानदेही करता है। फिरोज भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यूएस में 3 तरह की स्टेट्स हैं। एक तो रिपब्लिकन स्टेट है, वो हमेशा रिपब्लिकन को जिताते हैं। दूसरे डेमोक्रेट्स हैं, वो हमेशा डेमोक्रेट को जिताते हैं। लेकिन जो स्विंगिंग स्टेट्स हैं, जिसकी बिना पर जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, तो पिछली मर्तबा ट्रंप जो है उन सारी स्विंगिंग स्टेट्स में जीत गया। यानी ट्रंप की जो कामयाबी थी वो ऐसी नहीं थी कि भाई मरते पड़ते जीता, बल्कि वो एक हिस्टोरिकल जीत थी। और वो जीत जो है वो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है उसको। तो इस 1 साल के अंदर एक ऐसा प्रेसिडेंट जिसने के एक जबरदस्त कामयाबी किया और कमबैक किया, यानी एक बार जीता था, फिर हारा, फिर उसके बाद दोबारा जीता, तो इस दौरान ऐसा क्या हो गया कि उसने सारा जोर लगा दिया जोरान को हराने के लिए और जो है वो जोरान को नहीं हरा सका? उसमें मैं अभी ट्रंप की क्या तारीफ करूं, क्योंकि टैरिफ पे टैरिफ लगा के उसने अमेरिका की इकोनॉमी को बर्बाद कर दी। इसलिए मैं वो जो सनी देओल का डायलॉग है ना, तारीफ पे तारीफ, तारीख की जरा मैं वो बोल रहा था, सिद्दीकी साहब समझ इस बात को। एनीवे,
पॉइंट इसके ट्रम्प का जीतने का कारण ये था क्योंकि बाइडेन और कमला हैरिस और एंथनी ब्लिंकन ने जो गाजा जेनोसाइड को जो सपोर्ट किया था, वो सबसे बड़ा कारण था प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक वोटर्स को नहीं वोट करने का कमला हैरिस को, नंबर 1 कारण था। दूसरी जो बात है, जोरान ने जो बात बताई ये इलेक्शन को दौरान, और ये मैं पहले भी पढ़ रहा था कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो अपने वर्किंग क्लासेस को भूल चुका था, उसने अबैंडन कर दिया था। तो ये जो ग्रेजुएट नहीं है, जो वर्किंग क्लास मजदूर है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के एक्चुअली ओरिजिनल मासेस है, जो उनके वोटर है, उन्हीं को डेमोक्रेटिक पार्टी ने अबैंडन कर दिया था। दे रिप्लेस्ड वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स विद आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। इसलिए न्यूयॉर्क में 30% वोट, जो एकदम ब्लू स्टेट है, वो गया ट्रम्प के साथ। और उन्हीं वोटर्स के बाद जोरान गया कि भाई तुमने ट्रम्प के लिए क्यों वोट किया? बोला आपकी पार्टी तो हमको भूल गई थी, ना हमारी खाने पीने की आपको कोई चिंता है, ना हमारे साथ हमारे ये जो प्राइस राइज हो रहा है उसकी क्या चिंता हो रही है। तो पॉइंटिस के ट्रम्प ने आने के बाद ये सब वो लोगों को भूल गया है। और उसके साथ जो अमेरिका का फर्स्ट एजेंडा था कि मैं वॉर्स नहीं करूंगा, ईरान पे हमला, यमन पे हमला, ये सब जो और गाजा का पूरा जेनोसाइड पे जो ट्रम्प कैरी ऑन कर रहा है, और उसके साथ जो नेशनल गार्ड को एक एक शहर में भेज रहा है, तो इसलिए जो नो किंग, ये तीसरा बड़ा प्रोटेस्ट है ट्रम्प के खिलाफ पिछले 8 महीने, एक साल नहीं हुआ, 8 महीने हुए, 9वां महीना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 20 नवंबर को होगा। पॉइंट इज के ट्रम्प एज एन अथॉरिटेरियन डिक्टेटर वो इतनी बेहुदा तरीके से ऑपरेट कर रहा है कि पहली बार 4 मिलियन, उसके बाद 4.5 मिलियन, अभी 7 मिलियन, इतना मैसिव। और अमेरिका की जनता को सैल्यूट है कि वो संघर्ष के लिए इतने बड़े पैमाने पे सड़कों पे आ रहे हैं। तो ट्रम्प अपने वोटरों को भूल गया जिसने उसको बहुत उम्मीद से वोट दिया था कि ट्रम्प हमारी इकोनॉमी को सुधारेगा। ट्रम्प अमेरिका की इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रहा है। दूसरी बात कि इजराइल को जो सपोर्ट कर रहा है, इजराइल हाईली अनपॉपुलर है, सिद्दीकी साहब जानते हैं, उस पर हम लोग को अलग चर्चा करनी चाहिए। क्रिश्चियन कॉन्जर्वेटिव वोट अभी टूट रहा है इजराइल के हाथ से, बगावत बड़ी है। काका कार्लसन, कैंडिन सोविंस, चार्ली कर्क को मार डाला, निक फ्यूएंटेस, इतने बड़े पैमाने पे अभी क्रिश्चियन कॉन्जर्वेटिव वोट इजराइल से दूर हो रहा है कि पूछे मत। एक सुनामी बन रहा है। डेमोक्रेटिक वोटर तो है ही नहीं, ऊपर से ओबामा और क्लिंटन और ये वगैरह वगैरह जो उनके साथ है वो है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे इजराइल लॉबी का इन पे कंट्रोल है, जेफरी एप्स्टाइन फाइल वगैरह का। मगर ट्रम्प ने 3 गलतियां की। एक तो इकोनॉमी को संभाल नहीं पाया, टैरिफ के इसमें जो पड़ा पूरा मिसमैनेज किया है। वर्किंग क्लासेस को वो खुद भूल गया, जो जोरान के पास वापस वही लोग, डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग ही वापस आ गए। और इजराइल को सपोर्ट करने में कल जाके क्या वेनेजुएला पे वोट करने वाला है? क्या करने वाला है ट्रम्प? पगला गया है। और जेफरी एप्स्टाइन के मुद्दे को दबाने के लिए वो गलती पे गलती कर रहा है। अभी जो सरकार बंद है, सरकार ही बंद है। जोरान के साथ अभी एक लड़के का इंटरव्यू हुआ कि हम पूरे वीक अभी सूप किचन चला रहे, क्योंकि स्नैप बेनिफिट जो बेसिक फूड स्टैम्प्स का पैसा मिलता है वो भी घरों के पास, परिवार के पास खाने के पैसे नहीं। तो नाउ अमेरिकन स्टार्टेड सूप किचन अगेन। तो जोरान ममदानी बोला मैं वहां के वॉलंटियर करने वाला हूं, हफ्ते में एक बार भी आऊंगा। तो जोरान ममदानी के पीछे जब मीडिया जाएगी कि जोरान ममदानी सूप किचन में है क्योंकि अमेरिका के लोग भूखे मरे, क्योंकि वो सरकार बंद पड़ी है, ट्रम्प सरकार नहीं होने चालू दे रहा है, तो आप सोचे कि क्या होने वाला है ट्रम्प की आइडेंटिटी को। और सरकार इसलिए बंद है क्योंकि अभी जो एक कांग्रेस वुमेन चुनकर आई है डेमोक्रेटिक पार्टी की, अगर वो स्वेरिंग इन हो जाती है तो पूरा वोट बदल जाता है और जेफरी एप्स्टाइन फाइल बाहर आने वाले। इसलिए सरकार को पूरा बंद कर दिया है ट्रम्प ने, ताकि वो वोटिंग ना हो और ये फाइल बाहर ना आए। तो ट्रम्प जेफरी एप्स्टाइन के मुद्दे पे फंसा है क्योंकि इसने बड़े बड़े प्रॉमिस किया था, डीप स्टेट खत्म करूंगा। अरे डीप स्टेट तो कैश पटेल और वो चला रहा है। कैश पटेल डीप स्टेट का बंदा है, और जो कैश पटेल की जो वाइफ है, जो मोसाड एजेंट है, उसने कहा कि अभी आईसिस और अलकायदा की स्लीपर सेल से आतंकवादी हमले कुछ होने वाले अमेरिका में। इसलिए बोल रहा हूं कि जोरान ममदानी की जान को खतरा है, न्यूयॉर्क को खतरा है। वो सिनेगॉग्स पे हमला करेंगे, आतंकवादी हमले करवाएंगे। और अभी ये भी बात चल रही कि रिपब्लिकन पार्टी ने अपना कार्ड अगर ठीक चला दिया तो जोरान ममदानी के कारण जोरान ममदानी फेल होगा, डेमोक्रेटिक पार्टी बदनाम होगी और ट्रम्प 2028 में रिपब्लिकन पार्टी आएगी। मगर होने वाला नहीं है। ट्रम्प इज टोटली मोरॉन राइट नाउ, अक्ल बिगड़ का काम कर रहा है। और जितना आक्रमण वो लोग न्यूयॉर्क पे करेंगे, इतनी आज अगर 1 लाख वॉलंटियर है जोरान के साथ, तो कल 5 लाख हो जाएंगे। जनता और डेमोक्रेटिक पार्टी के पास एक नया सितारा आ चुका है। और अभी जितने इलेक्शन हुए, जैसे उन्होंने बताया, और एक इलेक्शन में हमारा इंडियन जीता है, आफ्ताब पुरेवाल, जो सिंसिनाटी का मेयर वापस चुनकर आया है, और उसने हराया जेडी वैंस के कजिन ब्रदर को। जेडी वैंस भी हारा है ये इलेक्शन में। ट्रम्प तो हारा है, क्योंकि जेडी वैंस जो बोल रहा है कि भाई ट्रम्प के बाद मेरा नंबर है, ठीक है, वो भी हारा है। ये डिजास्टर रह चुका है ट्रम्प और जेडी वैंस के लिए पूरा चुनाव। तो
Trump has abandoned the people who came to him. The Democratic Party need to learn, move away from Israel and go to a progressive economic agenda. ये भी उनको करना चाहिए. और ये रास्ता और तरीका जोरान ने, ये बनी सैंडर्स भी नहीं कर पाया जो जोरान ने करके बताया. अहमदुल्ला सिद्दीकी साहब, न्यूयॉर्क सिटी वो शहर है जिसमें के ट्विन टावर्स थे, और ट्विन टावर्स के गिरने के बाद ही पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर इस्लामोफोबिया की जो है वो लहर चली, और मुसलमानों को एक टेररिस्ट का जो है वो बराबर करार दे दिया गया। न्यूयॉर्क वो शहर भी है जहाँ के यूनाइटेड नेशन है और सारी दुनिया के लोग आते हैं और वहाँ पर जो है वो अमन अमान की, पीस की, शांति की बातें करते हैं। तो इस शहर में किसी मुस्लिम नौजवान का, जो कि बहुत कमज़ोर था, जैसा कि आप लोगों ने बताया, जिसके पास 1% सपोर्ट था, उसका जो है वो सारे उसके जीत जाना पूरी दुनिया के मुसलमानों को, जो हमेशा, अक्सर व बेशतर, नॉट हमेशा, एक विक्टिमहुड का और रोने धोने का और मातम के मूड में रहते हैं, उन सब के लिए क्या संदेश है? देखिए, संदेश तो एक्शन का है, सिंसियरिटी का है, फोर्थराइटनेस का है, फ्रैंकनेस का है, कैंडिडनेस का है, ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस का है। वो मेयर के लिए लड़ रहा है, जान को खतरा है। मैनहाटन में जगह जगह मुसलमान ठेले वाले बाकायदा लाइसेंस के साथ, उनका ट्रक होता है जिसपे वो हलाल फूड सर्व करते हैं। उसमें लैटिनो मुस्लिम भी होते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन मुस्लिम। वो अपना घूम रहा है, रैली कर रहा है, वहां खड़ा होके उनसे खाना लेके वहीं सब लोगों के साथ वो खा रहा है। तो आदमी के अंदर जब खौफ ना हो, उसको पता है कि मरना होगा, जिस दिन अल्लाह ताला ने लिखा है उसी दिन मरना होगा, उसकी वजह से हमको घर में नहीं बैठना है। ये मुसलमानों के लिए एक पैगाम है, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी एक पैगाम है कि आप अल्लाह से डरिए, किसी और से मत डरिए। और दूसरी बात ये कि इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि उसकी लाइफ से कोई स्कैंडल मिल जाए, फाइनेंशियल स्कैंडल, सेक्सुअल स्कैंडल, कोई चीज, वो फिर तो उसको बहुत बड़ा बना के उसको पेश करते, मगर वो कुछ ऐसा पा नहीं सके। एक आदमी ऊपर और बाहर से शफाफ है। यही कुरान का मैसेज भी है ना, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। तो मुसलमान इन सब कुछ चीजों को भूल गए हैं। हमारे अंदर हिपोक्रेसी आ गई है, हम जबान से कुछ कहते हैं, दिल में कुछ रखते हैं। तो ये भी इसका मैसेज है कि अगर आप इज्जत चाहते हो दुनिया के अंदर, तो वो इज्जत अल्लाह ताला की तरफ से आएगी। एक चीज लोग समझते हैं कि सोशलिस्ट का मतलब ये नहीं है कि ये मजहब बेजार है। नहीं, ये मजहब बेजार नहीं है, ये नमाज भी पढ़ता है, लेकिन इसके आइडियाज जो हैं रोशन ख्याल है, आप ये कह सकते हैं। इसके आइडियाज, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोशलिस्ट करार दे देंगे? सबसे ज्यादा गरीबों की मदद करने वाले, मजलूमों की मदद करने वाले, भूखों को खाना खिलाने वाले, मुफलिसों और बेवाओं के सहारा बनने वाले, उनको आप सोशलिस्ट तो नहीं कहेंगे। ये तो इस्लाम, ये तो चूंकि बहुत सारे टर्म्स हैं और आजकल आदमी का एक एफिलिएशन बन जाता है, तो यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को इस मानों में सोशलिस्ट कहते हैं कि वो अपने आप को आवाम से करीब रखना चाहते हैं, उनके जो मसाइल हैं उनमें पढ़ना चाहते हैं। तो ये सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए मैसेज है कि ग्राउंड रियलिटीज को देखो और जो ग्राउंड रियलिटीज है उसके मुताबिक अपना एजेंडा बनाओ। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे गोल सेटअप करो, उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करो, और हर काम ऐसा होना चाहिए जिससे लोग जो तुम्हारे इर्द गिर्द है उससे उनको फायदा पहुंचने की उम्मीद बढ़े। जब उम्मीद बढ़ेगी तो आपके साथ आएंगे। बड़ी बड़ी तकरीरें करने का वक्त गुजर गया, करके दिखाने का वक्त आ गया। ये इसका वो है। जाहिर सी बात है कि जो इसने वादे किए हैं उनको मटेरियलाइज करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये इंसान है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। इंसान में बेस्ट क्रिएशन है, इसको हमने वो पावर दिया है जो इकबाल ने कहा कि औक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मुसलमानों को ये समझना चाहिए, मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि हम पैदा किए गए हैं इंसानियत की खिदमत के लिए। हमारे प्रॉफिट का जो सबसे बड़ा उनकी जिंदगी का मैसेज है वो यही है कि उन्होंने इंसानियत की खिदमत जिस तरह से की, उसमें ये नहीं देखा कि वो मुस्लिम है, वो मुशरिक है, वो क्या है। जिसको जरूरत थी उसकी मदद की।
तो ये ममदानी का एक मैसेज है कि अपने पैर जमीन पे रखो, अपने इरादे बुलंद रखो, लेकिन तुम्हारी नजर से भी ये धोखा ना हो, लोगों को गुमान ना हो कि तुम्हारे अंदर एरोगेंस है। वो एरोगेंस आपने कभी भी ममदानी के चेहरे पे नहीं देखा होगा। कल भी जब वो तकरीर कर रहा था, उसे सिर्फ एक जुमला ट्रम्प को चुनौती दी, आई एम श्योर कि यू आर लिसनिंग, आप वालूम, अपने वालूम को बढ़ाओ ताकि मेरी बात तुम्हारे कानों में पहुंच सके। तो ये क्या चीज है? ये वही चीज है कि जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, जाओ फिरौन के पास, आओ उसके आंखों में आंखें डालकर उसको बताओ कि उसकी गलती क्या है। वो काम ममदानी ने किया है। डरने से, बैठे रहने से, एक्सक्यूजेस तलाश करने से, हम ये काम इसलिए नहीं कर पाते कि इसकी वजह ये है, वो कुछ नहीं। अपना एक एजेंडा बनाओ। एजेंडा सिंपल होना चाहिए, इंसानियत की खिदमत का एजेंडा होना चाहिए, लोगों के काम आने का एजेंडा होना चाहिए। अगर ये आप करेंगे, जिस मुल्क में, जिस धरती पे भी आप करेंगे, कितना भी बड़ा वहाँ इस्लामोफोबिया और ये हो, वो हो, हिंदुत्वा हो, सब कुछ हो, वो आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। लेकिन आप आए बाएं शाएं करेंगे, हिपोक्रेसी करेंगे, किरदार आपका खोखला होगा, तो फिर आप कुछ भी कर लो, आपको इज्जत नहीं मिलने वाली है। ये एक मैं समझता हूँ कि यानी मेरा बेटा, उसने मुझसे यही कहा, वो इंजीनियर है, यंग है, और वो पीपुल्स, लोगों के साथ काम करता है, वक्त देता है, के ग्रुप बनाता है कि कहाँ पे भूखे लोग हैं, नंगे लोग हैं, बेघर लोग हैं, उनकी मदद की जाए। वो कहता है कि कल जब ये जीता तो मैं समझा कि मेरा एक लीडर जीत गया है। तो जब नौजवानों को अपने लीडरों से ये उम्मीद बन जाएगी तो वो एक पावर पैदा करेगी, उसी को पीपुल्स पावर कहते हैं। पीपुल्स पावर कोई ऐसी चिड़िया का नाम नहीं है कि जो समझ में ना आए। पीपुल्स पावर जनरेट होती है पीपुल्स से, लोगों की खिदमत करके, लोगों के काम आके, लोगों का दिल के साथ लोगों की मदद करके। तो ये मैं समझता हूँ कि ये तमाम दुनिया के मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि अगर हम इज्जत चाहते हैं, अगर हम ताकत चाहते हैं, तो उसका रास्ता खिदमत के जरिए से जाता है। एक प्रोग्राम बनाओ, उस प्रोग्राम के तहत लोगों के काम आओ। जो भी शख्स हो, उसका कुछ भी धर्म हो, कुछ भी जाति हो, कोई ख्यालात हो, इंसान की खिदमत करना, ये मैं समझता हूँ कि इस्लाम का एक बेसिक उसका चार्टर का एक हिस्सा है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि ये बार-बार जो साल में 4 मरतबा उम्रा करते हो, अरे 4 मरतबा उम्रा करने की क्या ज़रूरत है? वो पैसा गरीबों की मदद में लगाओ। ये जो आपने बना रखा है, शादी ब्याह में लाखों करोड़ों खर्च कर देते हो, उसको अगर ये करोगे, कहाँ से इज्जत मिलेगी? अल्लाह ताला देख रहा है कि तुमको पैसा दिया इसलिए थोड़ी दिया था। तो हमें ऑल टुगेदर एक थिंकिंग को अपनी बदलनी पड़ेगी। एक आदमी जो असेंबली मैन था, जो सड़क पे भोंपू लेके, जैसे कि फिरोज भाई कह रहे थे, लोगों से कहता था भाई 1 मिनट मुझे दे दो, 2 मिनट दे दो। लोगों ने समझा कि ये जो बात कह रहा है, ये गलत नहीं कह रहा है, ये झूठा आदमी नहीं है। जब दुनिया के मुसलमानों के बारे में लोग ये समझेंगे कि ये मुनाफिक नहीं है, ये झूठा नहीं है, ये सच्चाई का आदमी है, ये मोहब्बत करने वाला आदमी है, ये लोगों की खिदमत करने वाला आदमी है, कोई जो है उसको रोक नहीं पाएगा। डॉक्टर साहब जब कह रहे थे तो मुझको इकबाल के 2 शेर याद आ गए, उसकी उम्मीदें कलील, उसके मकासद जलील, उसकी अदा दिल फरेब, उसकी निगाह दिल नवाज, नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिलो पाक बात। फिरोज भाई, आपसे मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि आप दोनों ने इसराइल और नेतन्याहू के बारे में तो बताया कि उनके क्या ख्यालात हैं ममदानी के, लेकिन उन्होंने मोदी जी के बारे में भी कुछ कहा। मोदी जी गुजरात से आते हैं, ममदानी के पेरेंट्स गुजरात से गए थे साउथ अफ्रीका, फिर वहां से वो वहां गए। तो ये जो इंडियन डायस्पोरा या इंडियंस ने जो हमारे संघ परिवार ने जो माहौल वहां बनाया हुआ है और उसके जरिए से जो एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ममदानी का इलेक्शन जीतना मोदी और उसके जो है वो भक्तों के लिए क्या संदेश है? बुरा संदेश है, क्योंकि ममदानी ने बहुत जिम्मेदारी से 3 लोगों का विरोध किया था, ट्रंप, नेतन्याहू और मोदी। और उसके बाद कंगना रनौत भी पीछे लगी थी, कोई कांग्रेस का लीडर भी बोला था, वगैरह वगैरह। मगर
बाद में जोरान कुछ मंदिरों में कुछ दिन पहले गया था, खास करके दिवाली के दौरान। और मैंने जैसे कहा कि हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स करके जो ग्रुप है सुनीता विश्वनाथन जी, मैं उसके कॉन्टैक्ट में हूँ। मीरा नायर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ये पूरे कैंपेन के दौरान। और जोरान ने एक ही बात बोली और मंदिर के अंदर बोली उसने वो बात कि मैं जिस भारत को जानता था वो एक मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी, और ये 2014 के बाद ये रहा नहीं है, इसलिए मैंने ये बातें की। और गुजरात में जो हुआ था उसने वही टाइम पे बात बोली थी कि जो नरसंहार हुआ था 2002 वाला, और मुझे ठीक से याद है क्योंकि जब गुजरात में नरसंहार हो रहा था तो जेनिन ने उसी दौरान शेरॉन नरसंहार वेस्ट बैंक में कर रहा था। तो द पॉइंट इज के जोरान ने अपने कैंपेन को बहुत ही ईमानदारी से बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस को डील किया है। वो चाहता तो सिर्फ अफोर्डेबिलिटी की बात करता, मगर उसने नरसंहार का विरोध किया, गाजा के नरसंहार को, जिसके कारण उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी। मोंडो वाइस में एक आर्टिकल आया कि जोरान ममदानी के कैंपेन के कारण जूज आर लिबरेटिंग देल्स फ्रॉम जायनिज्म। आप सोचे वो क्या बोल रहे हैं कि जो यहूदी कम्युनिटी है जो जायनिज्म के जकड़ में फंसी है, जोरान ममदानी के आवाज के कारण जूस भी जायनिज्म से लिबरेट हो रहे हैं। मेरा तो बोलना है कि आज जोरान के कारण और गाजा नरसंहार के कारण पूरा अमेरिका लिबरेट हो रहा है। पहली बार एक बहुत बड़ा अपराइजिंग इजराइल के खिलाफ पूरे अमेरिका में हो रहा है, पूरे दुनिया में तो हो ही रहा है, मगर अमेरिका में भी हो रहा है। तो जोरान ने आज एक बहुत इंटरेस्टिंग मैंने अभी मीम देखी कि ये जोरान ममदानी का गुजराती ओरिजिन है और अडानी और अंबानी भी गुजरात से आते हैं। तो वो लोग क्लेम करने की कोशिश में है कि ये जोरान वही गुजराती ममदानी और अडानी और अंबानी। तो मैंने लिखा है भाई जोरान उन पे केस करेगा, ऐसे मीम मत बनाओ, उसको बदनाम मत करो, ठीक है। क्योंकि क्रिस हेजिस, सिद्दीकी साहब जानते हो उनको, क्रिस हेजिस का आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अमेरिकन डेमोक्रेसी के बारे में। तो उसने कहा कि अमेरिका कोई डेमोक्रेसी नहीं है, पूरी हमारी व्यवस्था ओलिगार्क्स और कॉर्पोरेटिस्ट के हाथ में बिक चुकी है, पूरा सिस्टम वो लोग चलाते हैं। और उसने बोला कि जो रिपब्लिकन पार्टी है वो ओलिगार्क्स की पार्टी है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो कॉर्पोरेटिस्ट पार्टी है। दोनों का अंतर की बात मैं अलग से करूंगा कभी, मगर इसी इतने बड़े चंगुल से जोरान ने न्यूयॉर्क को, ये कोई छोटा मोटा शहर भी नहीं है कि एक अफोर्डेबिलिटी के इशू पे जोरान ने लड़ाई लड़ी और वहां के जोरान ने जो इजरायली लॉबी का कंट्रोल किया हुआ शहर है, जो 1.5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है, न्यूयॉर्क की इकोनॉमी 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। वो शहर में अफोर्डेबिलिटी का इशू, बिलियनर्स के खिलाफ लड़ाई, इजराइल के खिलाफ लड़ाई, ट्रंप के अथॉरिज्म के खिलाफ लड़ाई, मोदी के खिलाफ उसने जो आवाज उठाई और पूरे समाज को जोड़ा, ये इट इज अ एपिक स्टोरी। ही वाज स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट, कोई था नहीं उसके पास सपोर्ट, कोई जोरान का नाम हम आप जैसे लोगों ने नहीं सुना था। मगर ये हमारी गलती भी है क्योंकि जोरान ने 4 साल पहले उसके कॉमरेड शेखर के साथ एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई थी टैक्सी ड्राइवर्स की। 15 दिन का अनशन था। जो टैक्सी ड्राइवर्स है मेनली साउथ एशिया के निवासी है, ओरिजिन के है, और डेट में थे, सुसाइड रेट हो रहा था। वो 15 दिन के आंदोलन के बाद जोरान ने $450 मिलियन न्यूयॉर्क की सरकार को देना पड़ा वो टैक्सी ड्राइवर्स को। ये इतना बड़ा आंदोलन था और हम जैसे लोगों को पता नहीं। तो उसका बैकग्राउंड संघर्ष वाला है, पब्लिक मोबिलाइजेशन वाला है, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी। खाली अच्छे काम करके नहीं चलेगा, आपको संगठन बनाना होगा, और वो संगठन इसने बनाया, वॉलंटियर्स को जोड़ा, और वो हर एक वॉलंटियर को लग रहा है कि जोरान की जो विक्ट्री वो हमारी विक्ट्री है। वो एक एक सेंटेंस के बाद, आज वो मैं देख रहा था, आप सबने देखा उसका भाषण जो विक्ट्री वाला, एक एक सेंटेंस के बाद लोग तालियां मारे थे, इतनी खुशी थी। और इतनी खुशी है मैं तो जब से जोरान का नाम सुना है प्राइमरीज को लेकर मैं टोटली उसको फॉलो कर रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत बुरा आर्टिकल आया था परसों के दिन जोरान के खिलाफ, उसका भी मैंने उत्तर दिया है। बॉम्बे में हम लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यहाँ के लेफ्टिस्ट को बोला कि ये हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि गर्ट विल्डर्स भी नेदरलैंड्स में हारे हैं। जो राइट विंग जो पूरा वेव हम लोग बोल रहे हैं, गर्ट विल्डर्स जो इस्लामिक फोबिक एजेंडा पे नेदरलैंड्स में चुनकर आए थे, उसका 1/3 सपोर्ट खत्म हो गया है, और एक यंग लेफ्टिस्ट 34 साल का लड़का नेदरलैंड्स में भी सत्ता में आया है। तो कुछ और हो रहा है, मतलब इस्लाम के खिलाफ नफरत का जो एजेंडा है, इट इज रनिंग आउट ऑफ टाइम। इसलिए जोरान बोल रहा है, आई एम एन इमिग्रेंट, आई मीन दिस विक्ट्री फॉर द इमिग्रेंट्स, मैं इमिग्रेंट हूं, ये इमिग्रेंट न्यूयॉर्क को लीड करेगा और मैं मुसलमान हूं। एंड ही इज सेइंग दैट विद because he is reclaiming the dignity of the ordinary Muslim in America, and which is also under threat in our country, the way it is. So we have to learn from the progressive economic agenda of Zoran.
उसने ऐसे ऐसे लोग को जोड़ा है जिसमें कुछ मुसलमान तो गेज और लेस्बियंस को सूली पे लटका देंगे टाइप पे लोग हमारे बीच में, हमको पता है। मगर एक अनोखा टाइप का एक विचार है जिसको मैं जोरानिज्म बोलता हूँ। जोरानिज्म करके एक नया विचार दुनिया में आया है और उसकी विचार, उसका कैपेसिटी ऑफ नरेशन, इंस्पायरिंग लेक्चर्स, इंस्पायरिंग भाषण, वो सड़क पे चलता है, एक टैक्सी ड्राइवर जाता है, दिखता है तो वो उसके भागता है उसके पीछे और उसको हाथ में लाता है। वो एक जीनियस है और उसके साथ वीडियो कैमरा होता ही होता है। ये लोग के पास सभी चैनल्स थे। न्यूयॉर्क पोस्ट जो रूपर्ट मर्डॉक का पेपर है वो तो रोज भी लग गया था उसके खिलाफ, कोई चैनल उसके साथ था नहीं। मगर जनता और सोशल मीडिया, वहां भी पता चला अमेरिका में 70% लोग तो टीवी देखते नहीं है, सब 70% सोशल मीडिया पे। और वो सोशल मीडिया पे जोरान ने अपनी कैंपेन इतनी बना दी। मगर उसका जो टच है लोगों के साथ, उसकी जो भाषा की जो बात की उन्होंने, अभी उसने अरबी में कल कुछ बोल दिया था तो उसको लगा दिया कि न्यूयॉर्क में जहां 9/11 हुआ अरबी में कैसे लोग बोल रहे हैं। अरे भाई क्या चल रहा है सब। तो ये इस्लामिक फोबिक, एंटी मुस्लिम, एंटी अरब कैंपेन पूरा, आज के भी भाषण में उसने कुछ अरबी लफ्ज, ही नोज स्पेनिश, ही नोज, आई मीन ही इज अनबिलीवेबल दिस गाय। आई मीन वो जो वीडियो बनाता है तो दीवार के डायलॉग, आज भी धूम का जो पिक्चर था हिंदी का जो बहुत बॉलीवुड का बहुत बड़ा हिट है, उसी से उसने एंड किया। तो इतने अलग अलग कल्चर्स को जोड़ता है, इतने अलग एलर्जीज को जोड़ता है और सबको जोड़ने की उसका स्माइल इतना कमाल का स्माइल है। He's got a very infectious smile. People love the guy. It is unbelievable what he's done. That is why Zoran is not going to be limited to New York. आगे के 4 साल में जो 2028 का टाइम है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरशिप में आ जाएगा। आई थिंक विल कंटेस्ट फॉर द सेनेट ऑल्सो वेरी सून। मगर वो पहले न्यूयॉर्क को ठीक करेगा। उसने जो वादे दिए न्यूयॉर्क को, और उसी की जनता बोलेगी भाई तुम अभी नेशनल पॉलिटिक्स में जाओ। तो बहुत कुछ अगले 4 साल में होने वाला है। ये लोकल इलेक्शन में तो ट्रम्प बहुत बुरी तरीके से पिट गया है, मिड टर्म में वो बचेगा नहीं। मगर पॉइंट है कि अगर वही बाइडेन और कमला हैरिस वाला जो पॉलिटिक्स आएगा कि गाजा के नरसंहार को सपोर्ट करो, वो भी नहीं चलने वाला। और उसके साथ जो क्रिश्चियन कॉन्जर्वेटिव में जो अभी अवेयरनेस आई है अगेंस्ट इजराइल, 40 की हत्या ऐसे करा दी थी मगर उससे थमा नहीं है, लोग और भी जागरूक हो गए। वो बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, इसलिए इजराइल का समय कम हो रहा है। और ये जो हिलरी क्लिंटन और ट्रम्प की जो प्रो इजराइल पॉलिटिक्स है वो भी खत्म हो रही है। तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। जोरान ममदानी इज अ मैन ऑफ हिस्ट्री, अ मैन ऑफ डेस्टिनी, and he's shown the world something else, and we are all happy today. I mean, the only difference between say a Bihar election and a America election कि आज भी अमेरिका में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। बिहार का चुनाव फ्री नहीं हो रहा है, मोदी और अमित शाह पूरा मैनिपुलेट करते हैं, तो वो एक अलग ही कहानी है। बट दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन ऑलटुगेदर। या थैंक यू। तो काफी वक्त हो गया। मैं अल्लामा इकबाल के एक और शेर पर अपनी बात खत्म करूंगा। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोस, यही है रफ्त सफर मीरे कारवां के लिए। और ये शेर जो है वो आज के दिन जोरान ममदानी के लिए है जिसने कि एक जबरदस्त कामयाबी दर्ज कराई है। आप दोनों ने वक्त निकाला और इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। डॉक्टर अहमदुल्ला सिद्दीकी साहब और फिरोज मिठीबोर वाला साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत जल्द किसी और इशू पर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।